संस्कृत एक ऐसी भाषा जो हजारों सालों से अस्तित्व में है। भारत में लिखे गए प्राचीन वेद और ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। साल 1985 में नासा के एक रिसर्चर रिक ब्रिग्स ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ध्यान दीजिए, ये आर्टिकल गूगल जैसे सर्च इंजन के आने के 10 साल पहले लिखा गया। इस आर्टिकल में जोर दिया गया कि किस तरह संस्कृत जैसी सटीक भाषा का इस्तेमाल कंप्यूटर से बात करने के लिए किया जा सकता है, यानी कोडिंग के लिए। इस आर्टिकल में संस्कृत की विशेषता तो बताई गई, लेकिन संस्कृत अकेली ऐसी लैंग्वेज नहीं बताई गई, और भी कई भाषाएं हो सकती थी। साथ ही संस्कृत के कुछ फॉर्मूले अभी भी हमारे समझ से परे थे। अब साल 2022 में भारत के राज पोपट ने संस्कृत की एक ऐसी गुत्थी सुलझा ली जिससे इस बात को बदला जा सकता है। हजारों साल से पढ़ी जा रही संस्कृत के बारे में ऐसी क्या नई खोज हुई है, इस खोज के आने के बाद क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं श्यामा और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। ऐसा माना जाता है कि भारत में 1500 से अधिक भाषा और बोलियां बोली जाती है, लेकिन हमारे संविधान में केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता मिली हुई है। अगर आप ध्यान दें तो बंगाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी, इन सभी भाषाओं के बनने में एक भाषा का हाथ है और वो है संस्कृत। मतलब भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी प्रमुख भाषाएं संस्कृत से बनी हैं। लेकिन संस्कृत केवल इस कारण से खास नहीं है, इसका असली कारण इसका व्याकरण है। संस्कृत भाषा का व्याकरण न केवल एक्यूरेट बल्कि एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है। इस पर हम आगे बात करेंगे। संस्कृत के ये व्याकरण हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसे बनाने का क्रेडिट एक पर्सन को जाता है जो कि पाणिनि है। ऐसा नहीं है कि पाणिनि से पहले संस्कृत का अस्तित्व नहीं था। पाणिनि के आने के हजारों साल पहले ही भारत और ग्रंथों की वेदों की रचना संस्कृत में की जा चुकी थी। लेकिन ये संस्कृत आज की संस्कृत से काफी अलग और कठिन भी थी, क्योंकि इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। इसी कारण पाणिनि अपने समय में संस्कृत में लिखे सभी अवेलेबल टेक्स्ट को पढ़ा और उसमें एक पैटर्न ढूंढा, उसको सरल और सटीक बनाने का काम किया। ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी अकेले इंसान ने इतनी कठिन भाषा को एक लॉजिकल शेप दी, वो भी हजारों साल पहले, बिना किसी संसाधन के, बिना किसी रिसर्च टीम के। अपनी इन सभी रिसर्चों को पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में बताया है। अब पाणिनि की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 600 से 500 ईसा पूर्व सलातुर गांधार में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में 4000 सूत्र बताए। साथ ही एक भाषा मशीन बनाई जिसने संस्कृत को गणित जैसा सटीक बनाया। ये एल्गोरिदम शब्द के मूल और प्रत्यय को व्याकरणिक रूप से सही शब्दों और वाक्यों में बदल देते हैं। अब क्योंकि पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी को आशु लिपि में लिखा, यानी कम शब्दों में ज्यादा मतलब की बात कर दी, इसलिए इसे पूरी तरह से समझ पाना सभी के बस की बात नहीं थी। अब पाणिनि तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद हजारों सालों से अष्टाध्यायी में बताए गए नियमों पर शोध चलता रहा कि आखिर उन्होंने बताया क्या है। पाणिनि के अष्टाध्यायी की बदौलत ही आज हम संस्कृत को समझ, पढ़ और लिख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसी गुत्थियां हैं जिसका तोड़ हमारे पास नहीं था, या फिर उनके गलत मतलब निकाल लिए जाते थे। लोग मानते थे कि पाणिनि ने अपनी रचना में एक भी शब्द बेवजह नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उनके पास समस्या का एक पुख्ता हल नहीं था। समस्या थी कि जब भी पाणिनि के 2 या उससे अधिक नियम एक साथ लागू हो जाते तो इसका नतीजा गलत आ जाता था। हालांकि पाणिनि ने इस स्थिति के लिए भी हजारों साल पहले एक नियम बताया था।
लेकिन इतने सालों से हम उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। इसी समस्या का समाधान इतने सालों बाद भारत के राज पोपट ने निकाला, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। राज पोपट ने बताया कि पारनी का मतलब ये था कि नियम शब्द के बाईं और दाईं तरफ के हिसाब से लागू होते हैं। ऐसे में पारनी ये चाहते थे कि दाईं तरफ से लगने वाले नियम को चुना जाए, न कि बाद आने वाले नियम को। राज की ओर से बताए गए इस नियम से हजारों साल पहले बनी पारनी की भाषा मशीन के एल्गोरिदम अब सुलझ गई, जिसकी अब तक सभी गलत व्याख्या कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस खोज के बाद संस्कृत का प्रयोग कंप्यूटर की कोडिंग में होगा। कंप्यूटर उसी भाषा के इस्तेमाल कर सकता है जो कि प्राकृतिक तौर से जाहिर हो सके, जैसे गणित 2+2 का रिजल्ट 4 ही होता है। इसे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी से आसानी से देख सकते हैं और साबित भी कर सकते हैं। फिजिक्स के अभी भी कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पता हम अभी भी नहीं लगा पाए हैं। ऐसे में संस्कृत का व्याकरण एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है। ये अपने आप में काफी रोचक बात है। राज पोपट की इस खोज के बाद बेशक इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन ये बस अनुमान है। पहले से काम कर रहे इकोसिस्टम को बदलना अभी तो नामुमकिन जैसा लगता है। इस गुत्थी को सुलझाने वाले राज पोपट जी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है इस खोज के बाद भारत के छात्रों में विश्वास, गर्व की भावना और उम्मीद बढ़ेगी कि वो भी महान लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। राज पोपट गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वो बताते हैं कि किस तरह उनमें संस्कृत में पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शिक्षकों और संस्थानों का सहयोग मिला। राज यह भी बताते हैं कि किस तरह 12वीं के बाद उनके इंटरेस्ट होने के बाद भी संस्कृत के लिए उनमें हिचक थी कि संस्कृत उनका घर कैसे चलाएगी। अब हमारे यहाँ संस्कृत भाषा का क्या हाल है, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। हमारे स्कूल कॉलेजों में संस्कृत पढ़ने से ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि आखिरी में बच्चों के स्कोर ही मैटर करते हैं, उनकी काबिलियत नहीं। यही नहीं, सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाने वाले सहायक शिक्षकों का अगर आप वेतन जान जाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि हमने ये हाल उस भाषा का कर दिया है जिससे हमारी पहचान जुड़ी है। संसद में संस्कृत में शपथ लेने वाले सांसदों और नेताओं के काम को ही उठाकर देख लीजिए कि नेताजी ने संसद या अपने इलाके में कब संस्कृत भाषा के लिए कुछ किया हो, या फिर इस बात को लेकर कि वे कब सीरियस दिखें। क्यों किसी भी तरह का विश्व स्तरीय संस्थान हमारे भारत में नहीं है। आज राज पोपट की सफलता में हम सभी को गर्व करना चाहिए, लेकिन संस्कृत के हिस्से का सवाल अपनी जगह तब भी रहेंगे। बाकी आपका क्या सोचना है इस खबर पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस खबर को लिखा था हमारे सहयोगी सौरभ ने, कैमरे पर थे सुजीत और राकेश, मैं हूँ श्यामा और आप देख रहे थे लेट्स टॉक।